वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो पंजाब में गैर यकीनी की सूरत हाल है। वैसे तो मुल्क भर में भी है, बट ख़ास तौर पे इस वक्त ऑब्वियसली क्योंकि कोर्ट की हेयरिंग होनी है और उस हवाले से जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सारा मामला है, तो वहाँ भी एक बहुत अनसर्टनिटी की सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आज जो इजलास था पंजाब असम्बली का, उसमें ऐलान किया हुआ था कि चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट लेंगे, ताकि जब 11 जनवरी को हाई कोर्ट की समाअत हो, जो गवर्नर पंजाब के हुक्मनामे के ख़िलाफ़ इन्होंने पिटिशन दी हुई थी, तो उससे पहले ये सारा मामला जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए कि नंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पूरे हैं। मगर पिछले कुछ दिनों से ये लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये फैसला है, इसमें भी अब कोई तब्दीली, कोई यू टर्न आने वाला है। सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब ने खुद ही बयान दिया कि जो गवर्नर का ख़त था वो गैर आइनी था, जिसमें उन्होंने सूबाई हुकूमत को ये कहा हुआ था कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। उसके बाद वीकेंड पर ये इत्तलात आई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी जो एतमाद का वोट है उसको अदालती फैसले के साथ मशरूत कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अदालत ऐसा कहेगी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ऐसा करेंगे। ये ऑब्वियसली बहुत फ़र्क है जो शुरू में गुफ्तगू हो रही थी, जिसमें इमरान खान साहब खुद कहते थे कि 11 से पहले ही एतमाद का जो वोट है वो हुकूमत ले लेगी और फिर हियरिंग के बाद जो असेंबली है उसको तहलील कर दिया जाएगा। आज जो इजलास बुलाया गया, तो ये मामला जो था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, ये तो सिरे से एजेंडे पर था ही नहीं, और अपोजिशन ने भी इस हवाले से काफ़ी नारेबाजी की इजलास के दौरान। मीडिया ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं एक तरफ कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ों का प्लान भी बनाया हुआ है। अगर नहीं असेंबली तहलील होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्तीफ़े दे देगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब उनकी अपनी पार्टी में आवाज़ें हैं, परवेज़ इलाही साहब भी उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ताख़ीर करें, असेंबली तहलील ना करें, उसकी बहुत प्रोटेक्शन है। इमरान खान साहब को वफाकी हुकूमत उन पे केसेस वगैरह कर रही है, सिक्योरिटी का भी मामला है। और इसके साथ साथ एक और जो अहम खबर पंजाब से आई कुछ दिनों पहले, वो ये थी कि बहुत से जो अहम लीडर्स थे किसी ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने पार्टी से दूर हो गए, वो जैसे अलीम खान साहब हैं, साबिक जो गवर्नर हैं चौधरी सरवर साहब, जहांगीर तरीन साहब, ये सब अब एक अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इनमें से तरदीद कर दी, कुछ ने कहा अभी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। मगर ऑब्वियसली ये जो मुनहरिफ अराकीन थे, इनके अब मुस्तकबिल के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मंसूर अली खान साहब, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, लाहौर में ही बेस्ड हैं। जी वेलकम टू द शो मंसूर साहब। जी मंसूर साहब, ऑब्वियसली ये जो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में, आप इससे सरप्राइज़ हुए और वर यू एक्सपेक्टिंग दिस कि ये यूं ही इसी तरह होगा? बहुत शुक्रिया आरफा साहबा। मेरा ख्याल में मैं काफ़ी हद तक इसको प्रिडिक्ट कर सकता था, इसलिए क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जो है वो विलिंगनेस नहीं है असेंबलियों को तहलील करने के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर भी जो है वो ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं पाई जाती कि जी असेंबलियाँ जो है वो तहलील कर दी जाएँ, क्योंकि इसके जब प्रोज एंड कॉन्स को उठा के देखते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में फिर नहीं जाती। एक सिक्योरिटी कवर इमरान खान साहब को मिला हुआ है, पंजाब की पुलिस वहां पे डिप्यूटेड है, पूरी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है। आने वाले इलेक्शंस के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने तरक्याती काम करवा सकें, जो आपने स्कीमें अप्रूव करवाई हुई हैं, बजट अप्रूव करवाए हुए हैं, ये सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा अगर आपने असेंबलियां तहरीर कर दी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने एमपीएस भी जो हैं वो बार बार उनको ये समझा चुके हैं, ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं करूंगा लेकिन ज्यादातर, लेकिन इमरान खान साहब बज़िद हैं कि नहीं असेंबलियां जो है वो तहलील करनी चाहिए। तो प्रेशर तो काफी बिल्ड हो चुका है इमरान खान साहब के ऊपर, और लग यही रहा था कि इमरान खान साहब को शायद अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करनी पड़े, क्योंकि उनको भी इस बात का आइडिया है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो इस चीज से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और उसके बाद नून लीग की जानिब से भी जो है वो इस किस्म के सिग्नल्स दिए गए हैं परवेज इलाही साहब को और उनकी फैमिली को कि अगर आपकी पीटीआई से बात नहीं बनती तो फिर हमारे साथ भी जो है वो कोई ना कोई मामला तय हो सकते हैं। और चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से जो है
वो इस किस्म की सिग्नलिंग हुई भी है। तो इमरान खान साहब को पता है कि अभी तो ये कुर्सी मेरे हाथ में है, तो बेहतर ये है कि कुर्सी अपने हाथ में रख के ही कुछ ना कुछ किया जाए। और ये जो पिछले दिनों ये जो पॉलिसी एकदम चेंज हुई है कि हाँ जी हम एतमाद का वोट लेंगे, उसके बाद आया कि नहीं जी एतमाद का वोट नहीं लेंगे, मेरे ख्याल में ये ज्यादा मजबूरी का फैसला है, पसंद का नहीं है। अब मंसूर साहब, बट अब एक तो मतलब कि ये हो रहा कि हम कहें कि वो तब्दील कर रहे हैं ये फैसला कि वो असेंबलीज को तहलील नहीं करेंगे। आपकी भी बातों से लग रहा है कि तवज्जो तो इसी चीज पर है, मगर ये बीच में एकदम कहना कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे, पहले हम अदालत का इंतजार करेंगे। आई मीन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लेना पड़ेगा, असेंबली आप डिसॉल्व करें या ना करें, पार्टी फैसला करे ना करे, इमरान खान साहब करे ना करें, बट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो एक अब लीगल इशू है। इसके ऊपर कैसे ये इस तरह का स्टैंड ले रहे हैं कि पहले हम अदालत का इंतजार करेंगे, वो हमें कहेंगे तो हम लेंगे? क्या इस पे कोई उन्होंने लीगल एडवाइस ली है? व्हाट इज द लॉजिक हियर? एक्चुअली उसमें लॉजिक इस बात की है कि हम वो उनका ये कहना है कि जी हम तो इसको कानूनी गवर्नर साहब की जानिब से जो कहा गया था, हम तो इसको एक कानूनी अमल मानते ही नहीं है। तो अगर हमें ये करना भी पड़ा और अदालतों ने हमें कहा भी, और उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम ना ले सके, तो फिर कम से कम हम ये कह तो सकेंगे कि जी अदालत ने हमें मजबूर किया था जिसकी वजह से हमें लेना पड़ा, वरना हम ये सब कुछ नहीं करना चाह रहे थे। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी कासिम सूरी साहब ने जब एक फैसला दिया था और उसके बाद उस वक्त जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसको रिजेक्ट कर दिया था, और उसके बाद अदालत के अंदर मामला गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, और उसकी सूरत में 10 अप्रैल को जब इमरान खान साहब के खिलाफ वो तहरीक अदम-ए-एतमाद मंजूर हो गई थी, तो बाद में जाके कम से कम अपने वोटर सपोर्टर्स को वो ये कह सकते थे कि जनाब हमने सब कुछ आईनी और कानूनी किया था, लेकिन चूंकि अदालत ने हमें कह दिया था, और देखिए हम जो है विक्टिम्स हैं सारे प्रोसेस के, तो कम से कम एक विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए कुछ ना कुछ तो इनके पास होगा। इनको भी पता है इस बात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है कि नंबर्स पूरे नहीं है, लेकिन हैरानकुन तौर पे मुस्लिम लीग नून के पास भी इस वक्त नंबर्स पूरे नहीं है। मेरी इत्तलात के मुताबिक वो भी 186 के उस फिगर से अभी काफी पीछे है, तो इस वक्त नंबर्स दोनों साइड के पूरे नहीं है। जी मंसूर साहब, मैं आपसे यही पूछने वाली थी जो आपने खुद ही जिक्र कर दिया नंबर्स के हवाले से। देखिए यहाँ दो मरहले हैं ना, एक तो ये है कि परवेज इलाही साहब ने के पास नंबर्स होने चाहिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, जिसके बारे में भी जैसे आपने भी कहा नंबर्स पूरे, बहुत से लोग ये कयास राय करें, मगर दूसरी तरफ अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते तो फिर असेंबली को एक नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या ऑपोजिशन पीडीएम के पास नंबर्स मौजूद हैं? अच्छा, मैं आपको दोनों साइड्स के क्लेम्स सिर्फ मैं रख देता हूं, लेकिन ये सिर्फ क्लेम्स हैं, और ऑब्वियसली जब तक ये मामला जो है वो इलेक्शन डे वाले दिन, यानी जिस दिन एक्चुअली नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, वी डोंट नो व्हाट हैपेंस। लेकिन मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर रहनुमा से मेरी आज बात हो रही थी, आज सुबह मेरी डिस्कशन हो रही थी, और मैंने उनसे यही सवाल किया था नंबर गेम के हवाले से। तो एग्जैक्टली जो कोट एंड कोट उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि जी 7 बंदे पक्के हैं हमारे पास दूसरी साइड के, कि वो 7 बंदे पक्के हैं और 7 बंदे कच्चे हैं। कच्चे से मुराद के वी आर नॉट टू श्योर अबाउट देम कि क्या वो साइड फ्लिप करेंगे या नहीं करेंगे। तो 14 लोगों के ऊपर जो है मुस्लिम लीग नून इस वक्त रिलाय कर रही है। 179 का फिगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा है, लेकिन 14 लोग जो है वो दूसरी साइड से हम लोग तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। आई डोंट नो ये पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये क्लेम है। लेकिन दूसरी साइड पे पीटीआई के पास और काफी के पास भी, उनके पास भी इस वक्त वो यही क्लेम कर रहे हैं कि नंबर हमारे पास पूरे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया कि 186 का नंबर इनके पास अभी नहीं है। पहले अलबत्ता जब परवेज इलाही साहब इलेक्ट हुए थे तो 186 से ज्यादा एमपीएस थे, लेकिन अब वो नंबर भी इनके पास नहीं है। तो दोनों साइड इस वक्त अपनी अपनी गैलरीज के लिए तो क्लेम्स कर रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शन डे वाले दिन पता लगेगा कि इनके क्लेम्स किस हद तक सही हैं। ठीक है जी मंसूर साहब, हमें हसन खावर साहब ने भी ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के मेंबर है, एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। वेलकम टू द शो हसन साहब। हसन साहब, आपने शायद मंसूर साहब की गुफ्तगू सुनी हो, तो सर क्या ये जो आप लोग अब जिसको हम कह सकते हैं ना यू टर्न ले गए हैं ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने पर, तो इसके पीछे कहीं वजह ये तो नहीं कि आपके पास नंबर्स ही पूरे नहीं है इसलिए आप उसको अब डिले कर रहे हैं कि अब कोर्ट से फैसला आएगा, कोर्ट कहेगी तो हम लेंगे? या आप पे पहले तो बात नहीं की कि कोर्ट कहेगी तो हम लेंगे, पहले तो आपका बिल्कुल प्लान था कि आप लेंगे? जी बिल्कुल, अभी भी प्लान यही है। अब सिर्फ ये है कि हम 11 तारीख का वेट कर रहे हैं, मगर क्यों सर? किया है। जी आवाज आ रही है आपको? जी सर, यही तो पूछ रहे हैं कि क्यों आपने अब अपना ये ताखीर की है। वही बता रहा हूँ ना कि जब लोगों से मुशावरत किया है तो उन्होंने कहा कि जी बेहतर ये है कि एक दफा कोर्ट के से सुन ले 11 तारीख को जो डेट है और उसके बाद ये ले लें।
हमारे पास 187 लोग जो हैं वो पूरे हैं। और मैं जो इससे अहम बात है ना आरिफा, वो ये है कि जो बात हो रही है ना कि 1-2 वोट इधर उधर होने से ओवरऑल चीजों की डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो सारी बात और इस प्रोसेस को समझती हैं कि अगर 187 हम कह रहे हों, अगर किसी और की बात मान ली जाए सच, तो वो कहें जी नहीं 187 नहीं है, 185 है, 84 है, तो फिर क्या होगा? फिर वज़ीर-ए-आला नहीं रहेंगे, इंटरिम बन जाएंगे, फिर दोबारा इलेक्शन होगा और उसके बाद फिर दोबारा जो रन ऑफ इलेक्शन होगा उसमें फिर जीत जाएंगे। तो ये बात अहम नहीं है। हमारी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल वही है जो हमने पहले दिन से आपको बताई है। अच्छा हसन साहब, यानी कि आप खुद कह रहे हैं कि शायद आप लोग सिंपल मेजॉरिटी ना ले सके और रन ऑफ में ही आप पीडीएम को शिकस्त दे सकते हैं द पंजाब असेंबली। मैं ये नहीं कह रहा। हाँ। मैं आपके सवाल पे कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि 187 लोग पूरे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये लोग ये बात कर रहे हैं ना कि जी 2 लोग इधर हैं 3 उधर हैं, मैं कह रहा हूँ वो हो भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि उससे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा सर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आज आप लोग कितने लोग आए पार्लियामेंट में, पंजाब असेंबली में, कोई काउंट? मेरे पास अभी इस वक्त एग्जैक्ट नंबर नहीं है जी। मंसूर साहब, मैं वहां पे मौजूद नहीं हूँ। मंसूर साहब, कुछ आप हमें बता सकते हैं कि क्या इनके लोग आज असेंबली में कितने आए या कोई नंबर्स? क्योंकि पीडीएम का तो जिक्र हो रहा था टीवी चैनल्स पे, बट पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने मेंबर्स आए, ये तफसील नहीं सामने आई। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ये अभी तफसील मेरे पास भी अभी नहीं पहुंची है, लेकिन मेरा सिर्फ हसन खावर साहब ने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की, देखिए इसमें सिर्फ एक जो तजाद पाया जाता है वो ये है कि आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव तो ये था कि आपने असेंबलियों को तहलील करना। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ये तो बार बार कह चुके हैं ना। अब तो मैं कैलकुलेट कर रहा था 42 दिन हो चुके हैं जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि जी असेंबलियां हमने तहलील करनी है, पिंडी के जलसे में जब उन्होंने ऐलान किया था। तो अगर आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है तो फिर आपको तो फौरन से पहले असेंबलियां, मतलब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके फौरन अगले 2 मिनट के अंदर जो है वो परवेज इलाही साहब खड़े हों और वो कहें जी मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है और अब मैं असेंबलियां तहलील कर रहा हूं, और उसके बाद वो राइट उनका पूरा हो जाता है। तो इसमें इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल में आज 9 तारीख हो गई है, परसों 11 तारीख है। 11 तारीख से पहले पहले आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके 11 तारीख को कहते थे कि जी ले लिया हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आज शाम को हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। तो अगर आप अपने उस ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं जा रहे, इसका मतलब है कि बाकी नंबर गेम अभी आपके पास पूरी नहीं है। सही सान साहब, फिर नंबर्स तो पूरे नहीं है ना सर, यही तो फिक्र है आपको। और उसके अलावा जो ये बात कि आपकी अपनी जमात में परवेज इलाही साहब को, इन सबको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि तहलील कर दे असेंबलियाँ, तो अब आप लोग उसकी वजह से अब ताख़ीर तो कर रहे हैं। कभी मतलब कि कोर्ट का बहाना, कभी ये कि हमारी वो पूरी नहीं हो रही है, मुशावरत हो रही है, कभी ये सोच कभी वो सोच। बट सर बात तो सही है कि आप लोग ताख़ीर किए चले जा रहे हैं। अगर करना होता तो अब तक आप डिसॉल्व कर चुके होते असेंबलीज। मैं आपको बताता हूँ, नहीं पार्शली इस हद तक तो ठीक है और मंसूर साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि ये पहले कर देनी चाहिए थी, या 17 दिसंबर को जब अनाउंस किया था तो वो जो मतलब जुमे तक का कहा था ना, वो नहीं करना चाहिए था, फौरन कर देते। अब वो जाहिर है कि कई सिलसिले और होते हैं, कई चीजें होती हैं, लेकिन इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ। लेकिन देखें बात यह है कि मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, पीटीआई की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। परवेज इलाही साहब की जो अपनी जाती ओपिनियन है वो तो उन्होंने पब्लिकली भी कही। उनका नहीं ख्याल था कि वो तोड़ना चाहते हैं, उनको तोड़ना चाहिए, लेकिन उनको ये भी पता है कि उन्होंने पीटीआई के साथ चलना है और इसीलिए उन्होंने बारहा ये भी कहा कि फैसला बहरहाल खान साहब का है और उनकी ख्वाहिश जो भी हो, उनकी जाती ओपिनियन फैसला है कि हो ही नहीं पा रहा। और वो जो एक छोटे से हैं जिनकी मजबूरी है कि वो आपके साथ चले, जिनको जितनी सीट्स आप देंगे, मगर फिर भी वो उनकी वजह, उनका जो फैसला है या उनका जो व्यू है वो प्रिवेल कर गया है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं देखिए बात ये असल बात तो ये है ना कि जो कहने वाले थे पहले दिन से, कह रहे थे कि जी अगर आप लोग सीरियस हैं तो आप पंजाब और खेती की असेंबलियां तोड़ दें, और तोड़ने गए हैं तो आपने देखा है कि कैसे वो भागे गए हैं, कभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कभी नो कॉन्फिडेंस, कभी कुछ। तो वो तो मतलब उनको भी पता है ना कि मुसीबत बन जाएगी। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ, तो कोई डेडलाइन दे सकते हैं आपके कब ये बस ये तारीख जो है इससे पहले हम तोड़ देंगे असेंबली, कोई तारीख? मैं आपको प्रोसेस बड़ा क्लियर बताता हूँ। अक्टूबर 2023 तक तोड़ देंगे आप? अक्टूबर 23 तक तो असेंबलियां नहीं रहेंगी। आप लगता है किसी और मुल्क का आइन पढ़ रही है, अगस्त तक चलनी है असेंबलियां। आप पता नहीं किस मुल्क के आइन की बात कर रही हैं। मैं आपको जरा एक्स्ट्रा वक्त दे रही हूँ ना, मैंने कहा शायद पता नहीं।
नहीं, हमें नहीं एक्स्ट्रा वक्त चाहिए, एक्स्ट्रा वक्त उनको चाहिए जो इलेक्शन में जाने से जा रहे हैं। लेकिन मैं देखें आपको फिर एक प्रोसेस की बात बता दूं। पहली बात यह है कि अगर किसी के पास मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो चाहे हमारी पार्टी हो, काफ लीग हो, PMLN हो, कोई वज़ीर-ए-आला नहीं रह सकता। ये बात ध्यान में रख लें। अगर किसी के पास नंबर पूरे हैं, वज़ीर-ए-आला उसी का होगा, और जिसका होगा उसी की मर्जी होगी कि असेंबली चलनी है कि नहीं चलनी। बाकी सारी प्रोसेस की बातें। बिल्कुल सही। मंसूर साहब, वेरी क्विकली, सर क्या ये खदशा है कहीं भी पंजाब में कहीं और के, ये मतलब कि इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल के अंदर हो सकता है कि 2 दफे और हुकूमत बने और चल ना पाए, बिकॉज द नंबर्स गेम इज जस्ट इतना कम मार्जिन है दोनों जमातों के दरमियान या दोनों साइड्स के दरमियान कि ये तो एक एंडलेस गेम बन सकती है कि एक चीफ मिनिस्टर आए फिर दूसरा आए। नहीं, मेरे ख्याल में आरिफा साहब, अगर इस मर्तबा किसी किस्म की कोई तब्दीली हुई तो वो वाली सूरत हाल नहीं होगी जो हमजा शहबाज जब वज़ीर आला बने थे। तो जब वो जो कुछ हमने उस वक्त देखा था, एक तो मुस्लिम लीग नून अपना गवर्नर ऑलरेडी अब बिठा चुकी है, और ये मैटर कानूनी तौर पे जब रिजॉल्व होगा तो मेरे ख्याल में उससे काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी कि हवाएं किस तरफ चल रही हैं। और तीसरी बात ये कि लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ था उसमें नून लीग को वो ठंडी हवाएं नहीं मिल रही थी, वो जो अक्सर जहां से आती हैं। तो इस मर्तबा अगर ये जो कुछ भी फैसला होगा तो मुस्लिम लीग नून काफी हद तक ये भी फैसला कर चुकी है कि हमजा शहबाज अगर हुआ तो वजीर आला नहीं होंगे, कोई और वजीर आला होगा, और अगर कोई और वजीर आला हुआ तो उनको उम्मीद है कि फिर ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, यानी कि ठंडी हवाएं जो हैं वो हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ है। जी, वेरी क्विकली, हसन साहब, आपके कुछ पुराने जो मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो नई पार्टी या नए घर ढूंढ रहे हैं? वेरी क्विकली, मैंने मंसूर साहब से भी इस पे कमेंट लेना है। मेरे इधर में तो नहीं है, लेकिन अखबारी खबरें जो है, टीवी की खबरें मैंने भी देखी हैं, तो वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूंगा कि देखें, जिस पे जो लोग जिन्होंने पहले अपनी पार्टी से हट के वोट किया था, उसके ऊपर कोर्ट की रूलिंग भी बड़ी क्लियर है, आइन भी बड़ा वाज़ेह है। अगर तो आइन और कोर्ट की रूलिंग की रोशनी में होना है आगे जो कुछ भी, फिर तो वो होगा जो आपने कहा है। और अगर हवाओं में फैसला करना है हवाओं ने, तो फिर हवाएं बता सकती हैं। और मंसूर साहब को हवाओं की खबर होती है, हमें तो नहीं होती। बिल्कुल ठीक। जी मंसूर साहब, ये हवाएं क्या जहांगीर तरीन साहब, चौधरी सरवर साहब, अलीम खान साहब, इनको भी कोई पैगाम दे के जा रही हैं? अच्छा, ये जो हवाओं का रुख इस सिलसिले में जो स्टार्ट हुआ था ना, ये रिसेंटली जो रिपोर्टिंग हुई है, ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि ये सिलसिला 2 महीने पहले शुरू हो चुका था। मैंने बल्कि इस सिलसिले में ये खबर दी भी थी मैंने कि साउथ पंजाब के अंदर ये हवाओं का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जहां तक अलीम खान साहब का ताल्लुक है, एक तो उन्होंने ऐलान किया कि नहीं, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी इत्तला के मुताबिक भी ऐसे ही है। चौधरी सरवर से मेरी कल बात हुई थी, उनके करीबी जराये से, उनका ये कहना था कि इस वक्त उनका पीपल्स पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव जा रहा है, रादर देन के इंडिपेंडेंटली किसी तरफ खड़े होने के लिए। चौधरी शुजात या तो मुस्लिम काफ सेकंड ऑप्शन है, लेकिन पहली प्रेफरेंस उनकी पीपल्स पार्टी है। अलबत्ता जहांगीर तरीन जो है वो मेरी इत्तला के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो काफी एक मौजू उम्मीदवार है। अच्छा, मतलब कि यानी कि प्रोजेक्ट भी है और जहांगीर तरीन साहब भी हैं बस, और इसका मतलब है कि फिर वो अपने साथ वो बाकी सारे जो मुनहरिफ अराकीन थे जो शायद जुलाई के बाई इलेक्शंस में हारे या नेशनल असेंबली में उन्होंने अपना जो अपोजिशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पब्लिक की, इन सबको वो साथ लेके चलेंगे सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि मुस्लिम लीग नून शायद इस मरतबा उन लोगों को अब दोबारा टिकट नहीं देगी जो में इलेक्शन हार गए थे। तो अल्टीमेटली फिर उनका दूसरा ठिकाना जो है वो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप ही बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत का, उस हवाले से जो मुसलसल बुरी खबरें हम कह सकते हैं कि सामने आ रही हैं। IMF के प्रोग्राम की बहाली की बात करेंगे। 2 रोज़ कबल ये इत्तला आई कि जो पाकिस्तान है उसने जो एक और बहुत बड़ी कोई पेमेंट करनी थी एक्सटर्नली, एक 1.2 अरब डॉलर्स की ये जब किस्त जो थी वो पे की गई, तो पाकिस्तान के जो ज़खायर थे वो अब सिर्फ 4.4 अरब डॉलर रह गए। ऑब्वियसली इस पे भी बहुत बहस हुई और वज़ीर ख़जाना ने इस ख़बर की तरदीद की गुफ्तगू करते हुए, और ये कहा कि ज़खायर जो हैं वो 4 अरब नहीं बल्कि 10 अरब डॉलर्स हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स में भी इतने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स और डॉलर्स जो हैं वो रखे हुए हैं।
इस पे भी ऑब्वियसली बहुत कंट्रोवर्सी बनी और फिर हुकूमत के एक और मिनिस्टर ने आके इस बात की तरदीद की, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि फाइनेंस मिनिस्टर की इस बात से ये लग रहा है कि फिर से एक दफ़े फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज होंगे, जैसे 99 में माफ़ करिएगा, जैसे जब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो उसके बाद किया गया था। इसके साथ साथ ही जो जिनीवा में आज कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ भी कहा जा रहा है कि IMF के वफ़द के साथ मुलाकात होगी फाइनेंस मिनिस्टर की, और जो ताकि जो ये 9th रिव्यू जिसको कहा जाता है IMF का, उसके मामलात जो हैं वो तय पाए जाएं और अगली किस्त जो है वो पाकिस्तान को मिल जाए। और जो ऑब्वियसली डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें बहुत मेजर प्लेजेस हम कह सकते हैं कि सामने आए। हुकूमत जो गुफ्तगू करी है जिनीवा कॉन्फ्रेंस में, हुकूमती हुक्काम के मुताबिक इस वक्त तक 7 अरब से ज़ायद जो प्लेजेस हैं या रकम देने की यकीन दहानी करवाई है बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी ने। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, वज़ारत ख़ज़ाना के साबिक मुशीर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर यूनुस साहब, माहिर मुआशियात हैं, वाशिंगटन में बेस्ड हैं, वहाँ से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पहले तो ये ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल रिजर्व्स की, हमारी फॉरेन रिजर्व्स की बात हो रही है, जिस पे पेमेंट एक हुई, उसके बाद रिजर्व्स कम हुए। इसहाक डार साहब का जो कमेंट था कि बैंक्स के पास कितने रकम मौजूद है, आप उस पे कमेंट करेंगे, एंड देन वी कैन टर्न टू द जिनीवा कॉन्फ्रेंस। श्योर। सो क्विक कमेंट इस पे ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, ये रिसीड इसलिए करते चले जा रहे हैं। ये अगर 2022 जब हमने क्लोज किया तो हम तकरीबन स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स थे वो 18 अरब डॉलर के करीब थे। ये जब IMF के प्रोग्राम के जो डिलेज आ रहे हैं और जो करंट अकाउंट का खसारा बढ़ा है, तो उसकी वजह से अब हम इंपोर्ट्स ऑफ 1 मंथ को भी कवर नहीं कर पा रहे। इसका एक ही हल है, और वो बारहा मैंने कहा है कि वो IMF है। IMF में जाएंगे तो हमारे फ्लोज इंप्रूव कर जाएंगे। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इन द मीडियम टर्म बढ़ाएंगे, अगर हम अपनी रेमिटेंसेस के लिए अपने रुपए की कीमत को सही होने देंगे, हम उसको मार्केट बेस्ड रखेंगे सो दैट रेमिटेंसेस बाहर ना जाएं, अगर हम ये इन द शॉर्ट टर्म इंपोर्ट्स पे थोड़ा सा कर्व ही रखें, चाहे वो जो नॉन एसेंशियल हैं, बट हमें थोड़ा ईज करना पड़ेगा ऑन दी एसेंशियल्स, उस वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री डिस्टर्ब सही। सो यू नो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस। जी बिल्कुल सही। जी उज़ैर साहब, आज ऑब्वियसली जिनीवा कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें प्लेजेस जिसको कहा जाता है वो तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि अच्छे हुए हैं। सर, ये जो सारी इस वक्त ऑब्वियसली हमारे साथ सूरत हाल है रिजर्व्स की, जो एक क्राइसिस है, आपको मालूम है कि LCs नहीं खुल रही, इंपोर्ट्स हर किस्म की रुकी हुई हैं, क्या इस सारे मामले पर इस कॉन्फ्रेंस से कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ लोग इस तरह की भी कयासराई कर रहे थे कि IMF से जो गुफ्तगू होगी, वज़ीर ख़जाना जो है वो बेहतर पोजीशन में होंगे एक दफ़े अगर ये कॉन्फ्रेंस अच्छे तरीके से मुनक्किद हो गई, तो he'll be in a better position to talk to the IMF। जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस से प्लेजेस आए हैं उसकी मिसाल ऐसे है कि आपकी गाड़ी के किसी ने अगर शीशे तोड़ दिए हों और इंश्योरेंस कहे कि शीशे रिपेयर कराने के आपको हम पैसे दे रहे हैं, तो ये पैसे उसके हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के पहिए में पंक्चर है और आपने नए टायर लगाने हैं, तो वो नए टायर IMF लगा के देगा। तो गाड़ी इस वक्त चल तो नहीं सकती क्योंकि IMF इज़ नॉट बैक ऑन बोर्ड। तो ज़रूर है हुकूमत कहेगी कि हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, प्लेजेस आ गए हैं, लेकिन ये प्लेजेस प्रोजेक्ट बेस्ड डिसबर्समेंट होगी। इसका शॉर्ट टर्म में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, लिक्विडिटी क्राइसिस है, एक्सचेंज रेट का क्राइसिस है, LCs का क्राइसिस है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये बात जानना ज़रूरी है कि इस वक्त इकॉनमी, मईशत के जो पहिया जाम हुआ है, वो इस कॉन्फ्रेंस के आउटलुक की वजह से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आनी। हालांकि हुकूमत तो पूरी कोशिश करेगी कि हमने ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन मैं नहीं समझता कि नियर टर्म में कोई रिलीफ या इकोनॉमिक सपोर्ट जो है इसकी वजह से होगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ कुछ लोग ये भी कह रहे थे, ये भी कयासराई हो रही थी कि एक दफ़े कॉन्फ्रेंस हो गई तो शायद वज़ीर ख़जाना एक बेहतर पोजीशन में होंगे टू टॉक टू दी IMF। क्या ये कनेक्शन सही है? उज़ैर साहब तो ऑफ कोर्स बिल्कुल इत्तफाक नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बट क्या अगर इस किस्म के प्लेजेस आ गए
ऑब्वियसली एक और बहुत अहम डेवलपमेंट है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो सऊदी अरेबिया गए हुए थे, उसके बारे में भी कहा जा रहा था वो भी वहाँ बात करेंगे फॉर सम एक्स्ट्रा लोन्स। तो डज दिस पुट इसहाक डार साहब, कोई उनकी पोजीशन बेहतर होती है आईएमएफ से गुफ्तगू करने के लिए, या आपके ख्याल में आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज में कोई फर्क नहीं आएगा? एंड ऑब्वियसली वजीर आजम साहब ने खुद बात की थी आईएमएफ से पिछले दिनों में भी। सो आरफा, की टेक अवे जो है ना कॉन्फ्रेंस का, उसमें ये समझना चाहिए कि एक तो इट्स अ बेटर डे फॉर पाकिस्तान के प्रोजेक्ट मनीज में ओवर द नेक्स्ट 1 to 3 ईयर टाइम पीरियड में एज वी बिल्ड दीज प्रोजेक्ट्स आपको एक पैसे आ जाएंगे, और जो 33 मिलियन लोग हर्ट हुए हैं उनके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन रीबिल्ड कर देंगे। पर दूसरा की टेक अवे ये है कि जो मैंने बारहा कहा है कि इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में दुनिया चल रही है, पाकिस्तान भी चल रहा है। आप ये देखिए कि मेजर प्लेजेस कहां से आए हैं। आफा साहबा, मेजर प्लेज है आपका $2 बिलियन का वर्ल्ड बैंक का, जो उन्होंने पहले ही दे दिया था, रीइटरेट कर दिया है प्रोजेक्ट बेस्ड। दूसरा प्लेज है आपके एक और डेवलपमेंट पार्टनर का, जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, 4.2 बिलियन अगेन ओवर 3 इयर्स। तीसरा प्लेज है आपका कि एडीबी ने आपको 3 फैसिलिटी सामने रखी हैं, $550-600 मिलियन दे चुके हैं फ्लड में, $1.5 अरब काउंटर सिक्लिकल फैसिलिटी, ये मैक्रो स्टेबलाइजेशन के दे चुके हैं, $1 अरब और प्लेज कर दिया उन्होंने आपको फ्लड्स में। ये हैं आपके मेजर प्लेजेस। कहां से आ रहे हैं? इंटरनेशनल पार्टनर से आ रहे हैं। बाकी जो हैं, वी आर थैंकफुल टू द फ्रेंडली कंट्रीज, 45 मिलियन यूके का, 200 मिलियन यूएस का, इसी तरह यूएई के पैसे, जर्मनी के पैसे, दोज आर मच स्मॉलर अमाउंट्स। सो एपेटाइट वहां पे, बिकॉज खुद ममालिक जो हैं एक क्रंच में है, कम है, पर डेवलपमेंट पार्टनर्स हैव स्टेप्ड अप। अब आईएमएफ भी एक डेवलपमेंट पार्टनर की तरह है, मैं उसको डेवलपमेंट पार्टनर तो नहीं कहता, बट एक मल्टीलैटरल पार्टनर है अगर आप उसको यूं ही समझेंगे, बट इट्स अ टफर मल्टीलैटरल पार्टनर, क्योंकि उसने आपको आईसीयू से निकालना है। उसको आईसीयू से निकालने के लिए जो रिफॉर्म्स चाहिए हैं वो तो होंगे, बट मैं इतना जरूर समझता हूं, एंड आई स्पीक आफ्टर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल इंटरनेशनली, कि एक जो अब अपील बहुत पाकिस्तान की हो रही है कि आप बढ़ा लें कीमतें, स्टैगर कर दें, आप गैस की कीमत बढ़ा लें, स्टैगर कर दें, जो मिनिमम टैक्स टू जीडीपी है उस पे सेटल कर लें। सो आई एम होपिंग कि देयर विल बी सम मीटिंग ऑफ द माइंड्स इन जेनीवा, देयर विल बी सम जिसे आप कहेंगे कि हम आगे बढ़ पाएंगे। बट मैं खुद भी अगर पाकिस्तान को एडवाइस कर रहा हूं तो यही करूंगा कि पाकिस्तान को प्राइसिंग चेंजेस करके छोटे टाइम पे अपने इन मसाइल से निकल जाना चाहिए। आरफा साहिबा, इस वक्त एक बड़ी काउंटर सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब समझें। पहले हम कहते थे कि हम फंड में जाएंगे तो इकोनॉमी क्लोज हो जाएगी, कि स्लो हो जाएगी। इस वक्त मैं कह रहा हूं कि उल्टी सिचुएशन है। वो क्या है? वो ये है कि फंड में जाएंगे, पैसे आएंगे तो एक्सपोर्ट शायद चल पड़ेगी, बिकॉज आप इंपोर्ट कर पाएंगे वो चीजें जिससे एक्सपोर्ट चलनी है। बिल्कुल सही जी। उजैर साहब, आपने डॉक्टर खाकान नजीब की भी बात सुनी, वही जैसे वो गुफ्तगू करें कि वी नो कि आईएमएफ की तरफ से क्या इस वक्त शरायत है। मसला सिर्फ यही है कि उन शरायत की एक जिसको कहते हैं सियासी कीमत है, जिसकी वजह से गालिबन जो एक शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी कॉल गई, वो कॉल की जितनी भी तफसीलात सामने आई उससे तो यही लगता है कि वो कुछ कोशिश कर रहे थे कि आईएमएफ समझे कि कितना मुश्किल है कुछ कंडीशनैलिटीज़ को मीट करना, एंड ऑब्वियसली वो लोगों पे बोझ पड़ेगा। लोगों पे बोझ पड़ने का मतलब ये है कि इलेक्शंस में जाना मुश्किल होगा। आपके ख्याल में ये जो फ़ोन कॉल हुई, जनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई, क्या कोई आईएमएफ शराइत में नरमी दिखा सकता है? जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं स्टैगर कर दें, प्राइसेस को बढ़ाएं मगर इमीडिएटली ना बढ़ाएं। इज देयर रूम टू मनूवर फॉर डार साहब हियर सर? I think it's a very limited room to maneuver or probably no room to maneuver। उसकी वजह आरफा ये है कि पाकिस्तान इस वक्त हैज़ अ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ये हों या उनसे पहले हों, मिफ्ता इस्माइल साहब तो खुल के बात कर चुके हैं, या उससे पहले तरीन साहब हों, क्योंकि हर दफ़ा पाकिस्तान कहता है आप स्टैगर कर दें या हमें थोड़ा वक्त दे दें, फिर हम अप्लाई करेंगे, प्रोग्राम अप्रूव हो जाता है, फंडिंग आ जाती है, उसके बाद पाकिस्तान बात से मुकर के फिर 3 माह बाद खटखटाता है दरवाज़ा कि जी ओहो गलती हो गई, हालात ख़राब हैं, वापस मदद कर दें। तो ये जो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है,
उस पे मुझे नहीं लगता अनलेस देयर आर जियोपॉलिटिकल बार्गेन्स टू बी मेड हियर, क्योंकि देखें ये इदारे ऑब्वियसली, मैं डीसी में बैठा हूँ, ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी या द वाइट हाउस इंटरवीन कर सकता है, पिछली दफ़ा किया हमने, देखा वेंडी शर्मन की बात हुई जनरल बाजवा साहब से उस वक्त। तो उसके अलावा बड़ा मुश्किल होगा कि बार बार आप कहें कि जी हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, फिर वही गलतियां दोहराएं और फिर कहें कि हम अगली दफ़ा थोड़ा बेहतर करेंगे। ये जो क्रेडिबिलिटी गैप है, एंड अगेन डार साहब ने इस क्रेडिबिलिटी गैप को बढ़ाया है by taking decisions that are counter to what has been agreed upon with the IMF। तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना ज़्यादा मनूवर का रूम है। और ये जो प्राइस डिस्टोर्शन हो गई है मईशत के अंदर, हमने कोविड में देखा आरिफा कि जब सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है तो साल 1.5 साल लगता है उस सप्लाई चेन को ग्लोबल इकोनॉमी में आने में। पाकिस्तान की मईशत चलें थोड़ी छोटी है, तो अगर कल जाके डिस्टोर्शन ठीक होगी तो कम से कम 4 से 6 माह लगेंगे इस डिस्टोर्शन के इम्पैक्ट को ठीक होने में। तो ऑब्वियसली वो फिर एक पॉलिटिकल मसला बन जाता है कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं, इन्फ्लेशन होगी, सप्लाई चेन में इश्यूज आ गए हैं, चिकन कहीं मिल नहीं रही, मुर्गी की फीड नहीं मिल रही, वगैरह वगैरह। तो ये जितना बढ़ाते जाएंगे इस चीज़ को, उतना ही ज़्यादा गंभीर होता जाएगा ये क्राइसिस और उतना ही ज़्यादा पॉलिटिकल मसला बनेगा ये पीएमएल नून के लिए। ये बात इन्होंने समझी नहीं 4 माह पहले। 4 माह पहले समझ जाते तो आज मईशत काफ़ी मुस्तहकम हो जाती और थोड़ा उनका पॉलिटिकल कैपिटल भी रीगेन हो जाता। अभी उन्होंने नियर टर्म में जो डिसीजन लेंगे उससे ही कैपिटल इरोड ही होगा, बनेगा नहीं। और बिल्कुल सही। और ऑब्वियसली डॉक्टर साहब इसके साथ दूसरा मसला जो है, एक तो एनर्जी की कीमतों का है, उसको बढ़ाने का है, मगर सिर्फ साथ साथ डॉलर की जो कीमत है और उस पे जो 2-3 रेट्स बने हुए हैं, इस पे भी बहुत बात हो रही है कि आईएमएफ इस पे नहीं अग्री करेगा। जो मर्जी वजीर खजाना कह दें और वो कहें कि मैनिपुलेट नहीं हो रही डॉलर की कीमत। तो इन द शॉर्ट रन अगर आप इसको देखें तो ये डॉलर की डिटर्मिनेशन अगर मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में हम हो तो कैसे होती है? एक तो सप्लाई एंड डिमांड पे होती है, एक ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी, बोथ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फंडामेंटल्स, और तीसरा सेंटिमेंट। इस वक्त ये जो तीनों चीजें हैं ना वो आपके अगेंस्ट चली गई हैं। अच्छा, अब इसको आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, लेट्स से कि हमने 3 नवंबर को आईएमएफ साइन कर लिया होता, उसी वक्त हमने सऊदी अरेबिया को कन्विंस कर दिया होता कि वी गॉटन दिस मनी, हमने यूएई से कुछ सेकंड प्राइस ऑफरिंग्स में कुछ शेयर्स ट्रांसफर कर दिए होते, एंड लेट्स से कि एक पैकेज ये जो $5 अरब का है हमने ले लिया होता। आपके रिजर्व्स अगर आप आज $10 अरब पे खड़े होते तो जो एक्चुअली हुकूमत इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो ये समझ रही है कि बहुत डिफिकल्टी हो जाती, एक्चुअली मेरा ख्याल है कि रुपए की कीमत जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती, एक दफा वीकन होती बट रुपया जो है वो वापस गेन कर जाता। ये मैं क्यों कहता हूं? देखिए इस वक्त ये हो रहा है कि होर्डिंग एंड स्मगलिंग को तो छोड़ दें, ये तो एक स्मॉलर आइटम है। 10% जो एक्सपोर्ट रिसीट्स होल्ड करनी है हमारे एक्सपोर्टर्स ने, उन्होंने वो बाहर होल्ड कर ली हैं। रेमिटेंसेस जो हैं वो हवाले पे चली गई हैं, उधर भी ड्रॉप आ रहा है। सो आपका जो फ्लो ऑफ डॉलर है वो इनका भी टूट गया है, मल्टीलैटरल का भी टूट गया है, $1.2 बिलियन आईएमएफ के भी नहीं आए। अगर ये सब कुछ आ जाता सही सर, तो आज आई थिंक आप बड़े डिफरेंटली खड़े होते। बिल्कुल सही। वेरी वेरी क्विकली आप दोनों से, उजैर साहब आपसे शुरू करूंगी। यूएई का भी एक ट्रिप लग रहा है, बात हो रही है एलएनजी प्लांट्स को बेचने की, सऊदी अरेबिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजिट। डू यू सी एनीथिंग कमिंग आउट ऑफ इट? I don't see anything coming out of this, Arifa, until and unless the IMF is back on track और ये जो डार पैग लगाया हुआ है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये हाईवे रॉबरी है आरिफा। आप किसी को कहें कि एक चीज़ जो 260 रुपए की है उसे मैं आपसे 225 में ख़रीदूंगा, तो कोई बेवकूफ़ शख्स ही है वो आपको बेचेगा वो चीज़, क्योंकि आप उसे लूट रहे हैं बेसिकली। और ये जब तक लूट से लगी रहेगी, डार पैग लगा रहेगा मईशत में, यूएई आपसे क्यों आपके शेयर्स खरीदे जहां 260 की मार्केट प्राइस है और आप कह रहे हैं इंटरबैंक में 225 पे आप शेयर लें, वो नहीं लेंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू सर। So we get the IMF on board, तो उसको कॉम्प्लीमेंट जरूर करना पड़ेगा हमें। अगर डिपॉजिट ले सकते हैं सऊदी अरेबिया से, विच आई हियर इज मूविंग फेवरेबली एज वी मूव टू द IMF। यूएई के साथ जो बात हो रही है वो एनर्जी शेयर्स की हो रही है, और अगर वंस थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाती है हमारे एक्सचेंज रेट की, तो उनके साथ ये मूव करें। एलएनजी कतर के साथ
मुझे याद है 3.5 साल पहले मैं टेबल पे था, कतरीज वर देयर एंड दे वांटेड टू मूव विद द एलएनजी। आपको पता है हम उनसे इंपोर्ट भी करते हैं, तब भी ये बात हुई थी। अब एक बड़ा एडवांटेज आ गया है गवर्नमेंट के पास, वो इंटर गवर्नमेंटल हमने जो एक ऑर्डिनेंस कर दिया है जिससे हम प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से इनको निकाल चुके हैं और हम इसको उसमें ले गए। सो एंड लास्टली ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट कि चाइना के जो कमर्शियल लोन्स हैं वो भी आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।